Hi everyone. So in this lecture we will be doing development economics past years for NET UGC economics. So first question is according to Rostow. So Rostow was a development economist. So question is saying according to Rostow, any industry can play the role of leading sector in takeoff stage provided the following conditions are met. क्वेश्चन को पहले समझते हैं वो कह क्या रहा है। वो कह रहा है कि रोस्टो के हिसाब से कोई भी इंडस्ट्री एक लीडिंग सेक्टर इस स्टेज में बन सकती है अगर कुछ कंडीशंस मीट हो और वो कंडीशंस हमें मार्क करनी है। सो आई विल जस्ट गिव यू ब्रीफ दैट रोस्टो ने 5 स्टेजेस दी थी ऑफ एन इकोनॉमी। रोस्टो ने 5 स्टेजेस दी थी ऑफ कि एक इकोनॉमी कैसे डेवलप होती है, उसकी 5 स्टेज दी थी। तो फर्स्ट स्टेज थी बेटा आपकी ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल में था दैट दे विल जस्ट डू एग्रीकल्चर, इकोनॉमी में ज्यादा डेवलपमेंट नहीं है, इंडस्ट्रीज नहीं है, बहुत एग्रेरियन बेस्ड इकोनॉमी है। उसके बाद स्टेज आता है प्री कंडीशंस फॉर टेक ऑफ। इसमें बेसिक इंफ्रा आने लग जाता है। बेसिक इंफ्रा मतलब एग्रीकल्चर है तो थोड़ा सा एग्रीकल्चर के लिए मशीनरी आ गई है, सिंपल बेसिक मशीनरी आ रही है, अ वेरी बेबी स्टेज फॉर इंडस्ट्रीज टू कम इन। ठीक है। फिर नाम से ही पता चल रहा है कि प्री कंडीशंस फॉर टेक ऑफ के बाद टेक ऑफ स्टेज आएगी और इसी वाली स्टेज को क्वेश्चन में रेफर किया जा रहा है। सो रॉस्टो एक इकोनॉमिस्ट है, उसने 5 स्टेजेस की बात करी है इकोनॉमी के डेवलपमेंट को लेके कि कैसे एक इकोनॉमी ट्रेडिशनल होती है, फिर प्री कंडीशंस आती हैं, फिर इकोनॉमी एक्चुअली टेक ऑफ कर लेती है जहां पे हाईली एक्सपेंडिंग होने लग जाती है आउटपुट की। इसके बाद ड्राइव टू मेच्योरिटी वाला स्टेज आता है। ड्राइव टू मेच्योरिटी वाले स्टेज में क्या होता है, मल्टीपल सेक्टर्स जुड़ने लग जाते हैं। जैसे मान लो कि अभी आपके बस मैन्युफैक्चरिंग आया फॉर एग्जांपल टेक ऑफ में, सर्विसेज भी आ गई, मतलब मल्टीपल सेक्टर्स, एक एक्सपेंशन पे भी एक्सपेंशन इज फोर्थ स्टेज। फिफ्थ स्टेज इज ऑफ मास कंजम्पशन। इसमें सब लोगों के लिए ये बात नॉर्मलाइज हो जाती है कि हम लोग एक एडवांस्ड इकोनॉमी और सब लोग एडवांस तरीके से बने हुए प्रोडक्ट्स कंज्यूम करने लग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देयर वॉज अ टाइम व्हेन जस्ट कंप्यूटर्स केम, फिर कंप्यूटर हर इंडस्ट्री अडॉप्ट करने लग गया, उससे और इंडस्ट्रीज डेवलप हो गई और आज सबके घरों में कंप्यूटर है। आप इसको ऐसे सोच सकते हैं। सो क्वेश्चन टेक ऑफ स्टेज की कंडीशंस के बारे में बात कर रहा है। सो ए, द मार्केट फॉर द प्रोडक्ट इज एक्सपैंडिंग रैपिडली। बिल्कुल सही बात है। बेसिकली हो क्या रहा है, एक सेकेंड, बेसिकली हो क्या रहा है, प्री कंडीशंस के बाद जब टेक ऑफ स्टेज होती है तो उस प्रोडक्ट का मार्केट बढ़ने लगता है। तो ए वाला पॉइंट बिल्कुल सही है, ये मिटा देते हैं, ए वाला पॉइंट बिल्कुल सही है। बी पॉइंट कह रहा है लीडिंग सेक्टर जनरेट सेकेंडरी एक्सपेंशन। तो जो आपका लीडिंग सेक्टर है उससे दूसरे सेक्टर्स को भी एक्सपेंशन मिलने लग जाती है। The sector has an adequate and continuous supply of capital from flow back profits. Yes. Introduction of new techniques. Yes. Changes in industrial structure should be structural ones. No. अब आप सोच रहे होगे कि क्यों। सो बेसिकली बेटा एनीथिंग विद रिलेटेड टू सेक्टर एक्सपेंशन, सेक्टर्स का बढ़ना, एक्सपेंशन होना इज आर आंसर। बट इंडस्ट्री के स्ट्रक्चर में कुछ चेंज आना है कि वो स्ट्रक्चरली होगा या नहीं, उतनी डिटेल इस स्टेज में बात नहीं की गई है। सो विद ए बी सी डी वी हैव ऑप्शन 4 इज आर एज आर आंसर। आई वुड सजेस्ट कि ये जो मैंने आपको स्टेजेस बताई हैं आप इनको एक बार डिटेल में पढ़ो और रोस्तों के बारे में पढ़ो एंड समझो कि ई ऑप्शन क्यों नहीं है एंड ए बी सी डी क्यों है। वैसे बहुत इंट्यूटिव है, सेक्टर एक्सपेंशन, नई टेक्निक्स आना, नई टेक्निक्स आ रहे हैं तो एक्सपेंशन हो रही है, बट वो कुछ ऐसी बात नहीं कर रहा है कि आपका पूरा इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाएगा, इसीलिए ई ऑप्शन नहीं है। ठीक है। मैंने आपके लिए ये टेबल बनाई है,
if you want to take a screenshot of all the 5 stages so that you can understand कि क्यों आंसर हमारा क्या था. कुछ कीवर्ड्स दिए हैं मैंने आपको, अगर क्वेश्चन में दिखें तो वो कौन सी स्टेज से एसोसिएटेड है. ठीक है. एंड वी विल ऑल्सो सर्कुलेट अ चीट शीट फॉर द पास्ट ईयर्स, सो यू कैन हैव अ लुक एट दैट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमें कैल्डोर के कुछ मॉडल्स दिए हैं और हमें उनकी इक्वेशन से मैच करना है. ठीक है. सो एक बार हम क्वेश्चन समझते हैं पहले कि जो पीएम क्या है. पहले नोटेशंस को देखना है. जब भी ऐसा क्वेश्चन आए घबराना नहीं है कि यार इतनी इक्वेशंस आ गई हैं. यहाँ दिया हुआ है कि कौन सा वेरिएबल किस चीज के लिए स्टैंड करता है. तो आपका जो पीएम है ये प्रोडक्टिविटी इन मैन्युफैक्चरिंग के लिए है. जो जीएम है वो मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट का ग्रोथ है. वाई डैश चेंज इन आउटपुट है. यू अनएम्प्लॉयमेंट है. जीएम ग्रोथ इन मैन्युफैक्चरिंग है. ये नॉन मैन्युफैक्चरिंग की प्रोडक्टिविटी है और ये ग्रोथ इन जीडीपी है. ऊपर भी लिखा है और नोटेशन से भी ये बात समझ आ रही है. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा लॉ कौन से वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन निकालता है, तभी तो मैच करोगे. तो आई एम एज्यूमिंग सबको ओकुन्स लॉ सबसे पहले पता होता है, तो ओकुन्स लॉ से ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. ठीक है. तो ओकुन्स लॉ क्या कहता है कि अनएम्प्लॉयमेंट और आउटपुट ग्रोथ का रिलेशन निकालता है. ये बात हमने बहुत अच्छे से अंडरग्रेड मास्टर्स में करी है, तो हमें पक्का पता है कि डी तो 2 हो ही गया है, तो डी और 2 हो गए. ऐसा कोई ऑप्शन है जहाँ डी 2 है? यस. 3 एंड ओके 1 2 3, तो बेटा फोर्थ एलिमिनेट हो गया. ठीक है. अब बाकी ऑप्शंस देखते हैं. तो इस ये क्वेश्चन अब ट्रिकी वालों में से आएगा क्योंकि ओकुन्स लॉ जानते हुए भी आप फाइनल आंसर मार्क नहीं कर सकते. सो हमें हम सबसे पहले अब ए चेक करते हैं. कैल्डोर्स फर्स्ट लॉ ऑफ ग्रोथ. कैल्डोर ने फर्स्ट लॉ ऑफ ग्रोथ में ये कहा था कि जीडीपी का ग्रोथ इज पॉजिटिवली रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग का ग्रोथ. उसने कहा था मैन्युफैक्चरिंग की वजह से ही जीडीपी की ग्रोथ होती है. तो ये जो थर्ड इक्वेशन है ये कह रही है ना कि जीडीपी की ग्रोथ, इस जीडीपी का जो ग्रोथ है वो मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ का फंक्शन है एंड दे आर पॉजिटिवली रिलेटेड. पॉजिटिवली रिलेटेड हमें इस बात से पता चल रहा है जब स्लोप इंक्रीजिंग होता है. सो आई नो ए इज 3. आई ऑल्सो नो ए इज 3. तो ए 3 है ऑप्शन में. हाँ 2 एंड 3 में है. चलो 1 तो एलिमिनेट हुआ. फिर बी ऑप्शन को पढ़ते हैं, दूसरे कलर से देखते हैं. बी इज बी ऑप्शन इज सेकंड लॉ. सेकंड लॉ किस बारे में बात करता था? मैन्युफैक्चरिंग की जो प्रोडक्टिविटी है वो आउटपुट पे डिपेंड करेगी. सॉरी, जीएम पे डिपेंड करेगी, विच इज मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट ग्रोथ. तो जितना ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट बढ़ेगा उतनी उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी. बेटा इस चीज में ना ज्यादा इंट्यूशन नहीं है. लॉज पता होने चाहिए, उनके फाइनल स्टेटमेंट्स आप तभी मैच कर पाओगे. सो द टेक अवे फ्रॉम दिस क्वेश्चन इज कैल्डोर और ओकुन्स लॉ पढ़ लेना, उनके ईयर्स भी पढ़ लेना. पास्ट ईयर्स हमें डराने के लिए यूज नहीं करने. पास्ट ईयर्स हमें इसलिए यूज करने हैं कि वी गेट एन आइडिया कि कौन से इकोनॉमिस्ट नेट के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, तो हमें उनके बारे में सब पता होना चाहिए. तो पता चल गया है कि कैल्डर की ग्रोथ थियोरीज और उसके लॉज आने चाहिए. सो दिस इज योर टेक अवे फ्रॉम द क्वेश्चन. सो बी इज 1. तो बी 1 किस ऑप्शन में है? थर्ड में. तो ये आंसर है. एंड जो कैल्डर का थर्ड लॉ है विच इज C4, बेसिकली उसने बोला कि नॉन मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्टिविटी भी मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट पे डिपेंडेंट है. योर होमवर्क इज आप रीड करो कैल्डोर के लॉज को डिटेल में और ओकुन्स लॉ और एलिमिनेशन मेथड आई टॉट यू. Next question. The idea of constructing poverty weighted indices of growth to give at least equal weight to all income groups in society looks सही लग रहा है पढ़ने में. So idea of constructing poverty weighted indices of growth का मतलब ये है कि अगर पावर्टी के हिसाब से मतलब पुअर और रिच को हम सेम वेट नहीं देते हैं while calculating growth. समझो, पुअर को अगर हम 100 रुपए की इनकम बढ़ाएं और एक रिच
रिच मतलब CEO ऑफ अ कंपनी को मैं 100 रुपए दूं, और लेट से मैं एक 5,000 पर मंथ कमाने वाले इंसान को 100 रुपए दूं, तो ऑब्वियसली इसके लिए 100 की वैल्यू ज्यादा है। तो इसको ज्यादा वेट मिलना चाहिए। तो ये कह रहा है आपका क्वेश्चन कि जो आइडिया है पूरा वेट देने का विद रिस्पेक्ट टू पावर्टी या इनकम डिफरेंसेस, उसका आइडिया क्या है पीछे। तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है टू गिव एटलीस्ट इक्वल वेट टू ऑल इनकम ग्रुप्स इन सोसाइटी, लेस सही लग रहा है, तो अभी मैंने टिक करा है, आगे पढ़ते हैं। टू अचीव हाई ग्रोथ रेट, नहीं, हाई ग्रोथ रेट का कोई मतलब नहीं है। Poverty is more about helping people to get out of it. High growth rate is more of a macroeconomic concept. Facilitate foreign trade on equal basis, not at all, has nothing to do with poverty. To assign more value or weight on income group of richest population and no weight on lower income group, ये तो बिल्कुल उल्टी बात कह रहा है। पुअर को ज्यादा वेट मिलता है। फर्स्ट ऑप्शन ही सही है। एटलीस्ट इक्वल वेट का मतलब ये है कि सिंस उनके इनकम में डिफरेंस है, तो वेट को, इनकम के डिफरेंस होने के बावजूद मैं अगर उनको वेट अलग अलग दे दूं, तो फिर मैं उन्हें इक्विटेबल बना देती हूँ। तो ये है आंसर। इसमें ज्यादा आपको कुछ और रीड करने की जरूरत नहीं है, इंट्यूशन ही बहुत है। थोड़ा सा पावर्टी वेट का कॉन्सेप्ट जो है वो आप रीड कर सकते हैं इफ यू वांट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ नियो क्लासिकल ग्रोथ मॉडल, अगर पॉपुलेशन बढ़ती है तो उसका इम्पैक्ट इन ABCD में से क्या क्या होता है। So whenever we talk about neoclassical growth model, we are always talking about solo, ठीक है। सो सोलो के रिस्पेक्ट में आप बताओ, पूरे मॉडल में जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो क्या क्या होता है। रिडक्शन इन स्टेडी स्टेट लेवल ऑफ कैपिटा पर हेड। कैपिटा पर हेड क्या होता है, के बाय लेबर। सोलो के मॉडल में लेबर एंड पॉपुलेशन एक ही बात है। तो अगर पॉपुलेशन बढ़ी है मतलब मैं कह रही हूँ लेबर बढ़ी है, लेबर बढ़ी है मतलब के बाय एल छोटा हुआ है। क्या ए ऑप्शन यही बोल रहा है, रिडक्शन इन स्टडी स्टेट लेवल ऑफ कैपिटा पर हेड, यस। तो ये ऑप्शन करेक्ट है। इंक्रीज इन पर कैपिटा आउटपुट, कैप पर कैपिटा आउटपुट क्या होता है, आउटपुट बाय एल, एल बड़ा है तो ये घटा है, तो इंक्रीज नहीं हुआ है। इंक्रीज इन स्टडी स्टेट ग्रोथ ऑफ एग्रीगेट आउटपुट, जो ये एग्रीगेट आउटपुट है, ये जो एग्रीगेट आउटपुट है ये आपके पॉपुलेशन के रेट के हिसाब से ही बढ़ता है। तो अगर आपका, क्या ग्रोथ रेट होता है सोलो में, स्टेडी स्टेट में N+G, ये ग्रोथ रेट और ये पॉपुलेशन रेट, तो इंक्रीज हुआ ना, पॉपुलेशन एन से हुई तो वाई भी इंक्रीज हुआ, तो ये सही ऑप्शन है। डिक्रीज इन कैपिटल आउटपुट रेशियो, नहीं, कैपिटल भी एन रेट से बढ़ता है, आउटपुट भी, तो के बाय वाई को कुछ नहीं होता है। इनवर्ट शिफ्ट इन PPC, नो। तो A and C आर द आंसर। Which of the following causes a positive output gap where actual gap is potential output and actual output का difference? Population growth? No. Population growth long run potential output बढ़ाती है। If you have more people in the economy who can work more, तो long run में वो actual जो potential output बन सकता है उसकी ही value change कर देते हैं। टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस भी, प्रोग्रेस भी सेम बात करता है, वो पोटेंशियल ही बढ़ा देता है। ये एक बहुत टेम्पररी फिनोमेना होता है कि अचानक से कुछ हो गया और जो हमारा पोटेंशियल है हमने उसी को क्रॉस कर दिया है। तो टेम्पररी फिनोमेना ओवर एम्प्लॉयमेंट से ज्यादा कनेक्ट हो रहा है कि इस समय ओ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन टेम्पररीली ओवरवेल्ड है। और खुद भी इंट्यूशन से सोचो, कोई भी ओवर एम्प्लॉयमेंट बहुत लॉन्ग रन कोई बात चेंज नहीं कर सकती। तो ये जो आउटपुट गैप है टेम्पररी फिनोमेना है, तो इट इज मोस्ट लाइकली सी, थर्ड ऑप्शन। अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में तो नेगेटिव आउटपुट गैप होता है, तो ये तो सीधे से गया। सो आंसर इज 3। Then we have arranged the following publications in chronological order from oldest to latest. आर्थर ल्यूइस की जो थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो 1955 में आई थी। रॉबर्ट सोलो का मॉडल 1956 में आया था। इसमें कोई इंट्यूशन नहीं है, आपको ये मेन इकोनॉमिस्ट के ईयर्स पता होने चाहिए।
स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ जो रोस्टो ने हमने अभी ऊपर भी किया था वो 1960 है। एशियन ड्रामा जो मिडाल ने बुक लिखी थी वो आपकी 1968 में आई थी। स्ट्रैटेजी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो हिर्शमैन ने था, हिर्शमैन ने आपके लिंकेजेस भी दिए थे, ये 1958 में आया था। ईयर्स भी काफी क्लोज हैं, तो हम आई कांट इवन गिव यू गेस वर्क दैट यू कैन जस्ट थिंक अबाउट द ओल्डेस्ट इकोनॉमिस्ट। दे आर प्रिटी ऑन मच ऑन द, दे आर ऑल, सारे इकोनॉमिक्स 1955 टू 68 के बीच में है, एक डेकेड में ही कवर हो रहे हैं, तो कोई गेस वर्क भी नहीं चलेगा। सो योर इट स्टार्ट्स फ्रॉम ए, बी एंड ए, बी, ए, बी, देन 1960 E and D, and sorry, A, B, D, A is 1955, 1955 के बाद B 1956, फिर 1958 E, 1958 के बाद 1960, दैट इज C, एंड देन D, तो ABECD फर्स्ट ऑप्शन। ये आपको कुछ नाम याद करने पड़ेंगे। Then question number 136, which of the following is not correct about Harrod-Domer model of economic growth? The natural rate of growth is made up of labor force and labor productivity. तो हैरिड मॉडल में नेचुरल ग्रोथ रेट इज सिंपली N प्लस T, लेबर फोर्स एंड प्रोडक्टिविटी, तो ये ऑप्शन ठीक है। इफ एक्चुअल ग्रोथ रेट, सेकंड ऑप्शन कह रहा है एक्चुअल ग्रोथ रेट इज मोर देन वारंटेड ग्रोथ रेट, देन G कैन कंटिन्यू टू डाइवर्ज फ्रॉम GW। यही तो होता है इनस्टेबल, एक बार इक्विलिब्रियम हटता है तो हटता ही चला जाता है, तो ये ऑप्शन सही है। G कैन बी ग्रेटर देन GN इन द लॉन्ग रन, नहीं। मैं आपको इसमें भी एक ट्रिक भी बताती हूँ, पहले कर लेते हैं। एंड फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर इन कैपिटल रिक्वायर दिस, बिल्कुल सही बात है, ये तीनों इक्वल होते हैं, मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट है, सब इक्विलिब्रियम में है। क्वेश्चन पूछ रहा था नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट थर्ड है, तो थर्ड ही हमारा आंसर है। अब बेटा लेट्स अज्यूम आपको हैरोडोमर के बारे में कुछ भी नहीं आता और ये क्वेश्चन आपके सामने है। आपको ये बात दिख रही है कि ये जो ऑप्शन ये थर्ड वाला है इसको पढ़ो। ये कुछ कह रहा है कि लॉन्ग रन में G कैन बी ग्रेटर देन GN। ज्यादातर लॉन्ग रन में इम्बैलेंस नहीं होते, लॉन्ग रन में सब इक्विलिब्रियम में आता है। यही एक ऑप्शन है जो ये इमोशन या ये कॉन्सेप्ट रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो कुछ भी नहीं आता है, बट कॉमन सेंस से भी आप थर्ड ऑप्शन मार्क कर सकते थे। सो वी आर डन विद जून 2025। So continuing question number 72, Lewis Ranis fee framework considers the following strategies as essential for unhindered progress. तो ल्यूइस का एक फ्रेमवर्क था और उस फ्रेमवर्क के बारे में कुछ स्ट्रैटेजीज थी, या उस फ्रेमवर्क में जिन स्ट्रैटेजीज को एसेंशियल बोला गया था, ये क्वेश्चन वो पूछ रहा है। सो द बेसिक आइडिया ऑफ ल्यूइस फ्रेमवर्क वाज अबाउट दैट इकोनॉमी कैसे एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री में लेबर जाता है एंड कैसे डेवलप होती है। आई वुड सजेस्ट यू दैट आप एक बार इस मॉडल को रीड करें from whatever resources you are using right now for net. And in this question, I will tell you about how to play with the options. So as I tell you in every question कि मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ तो मैं सोचना सिखा रही हूँ, क्वेश्चन में ऑप्शन से प्ले करना सिखा रही हूँ, बट मैं इन क्वेश्चंस में आपको पूरा मॉडल नहीं समझा रही हूँ। बट हमारा टेकअप इन क्वेश्चन से ये भी है कि हमें अगर ल्यूइस पे क्वेश्चन आया है स्ट्रैटेजीज को लेके, तो हो सकता है ल्यूइस के बारे में कुछ और क्वेश्चन आ जाए, कंक्लूजन क्या था, एजम्पशंस क्या थी, तो हमें वो भी करना है। क्वेश्चन पे आते हैं। लैंड रिफॉर्म्स बिल्कुल सही चीज है, इनका काफी फोकस था ये बात बताने में कि जो लैंड में रिफॉर्म्स होते हैं दोज एक्चुअली मेकअप योर एग्रीकल्चर सेक्टर, एंड उसी से आपका जो वेज रेट है वो बहुत गिरता नहीं है। सो दिस इज वेज रेट गिरता नहीं है, सो दिस इज अ पार्ट ऑफ योर आंसर। You need land reforms if you want progress. Green revolution,
इसलिए आंसर नहीं है क्योंकि ग्रीन रिवॉल्यूशन की जो टाइमलाइन है वो कोई मैच ही नहीं करती है। ल्यूइस के फ्रेमवर्क के बहुत टाइम बाद ग्रीन रिवॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट आया था। प्लानिंग, यस। कैपिटल एक्यूमुलेशन, यस, क्योंकि कैपिटल एक्यूमुलेशन से ही तो इंडस्ट्री डेवलपमेंट होगी, और इंडस्ट्री सेक्टर डेवलप होगा तो लोग वहां पे एग्रीकल्चर से ट्रांसफर होंगे, और ये सब के लिए प्लानिंग तो चाहिए। इंटरनेशनल माइग्रेशन की कोई बात ही नहीं करता ये मॉडल, विच यू विल रियलाइज व्हेन यू विल स्टडी। सो एनी ऑप्शन विच हैज ए सी डी इज योर आंसर। हैरिस टोडारो फ्रेमवर्क डिस्कसेस, हैरो टोडारो फ्रेमवर्क के कोई डिस्कशन पॉइंट्स को मार्क करना है। आर टेक अवे हमें इस मॉडल को पढ़ना है, हमें इसका ईयर पढ़ना है। पुश्ड माइग्रेशन वो होती है जो जबरदस्ती होती है। 1970s में आया था ये मॉडल, 1970 इनफैक्ट। ठीक है, ये बात हो सके तो ध्यान रखना, क्रोनोलॉजिकल वाले क्वेश्चंस में काम आएगा। पोस्ट माइग्रेशन होता है कि कोई जबरदस्ती काम से निकाल रहा है, वो यहाँ नहीं होता। पुल्ड माइग्रेशन इज द करेक्ट आंसर, बताती हूँ क्यों। हैरिस टोडारो फ्रेमवर्क टॉक्स अबाउट रूरल टू अर्बन, कैसे लोग अर्बन के अपॉर्चुनिटीज से अट्रैक्ट होके वहां जॉब करने चले जाते हैं। तो ये अपनी विल से गए हैं, अपनी मर्जी से खुद पुल हुए हैं उस तरफ, किसी ने धक्का नहीं मारा है, तो पुल्ड माइग्रेशन। स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में कोई बात नहीं करता, इनफॉर्मल इकोनॉमी की भी कोई बात नहीं करता, और फ्रेमवर्क माइग्रेशन को स्पेसिफिकली डिस्कस करता है, तो आंसर इज टू। इस क्वेश्चन में कुछ फॉर्मूलाज हैं, और उन फॉर्मूलाज को हमें उनके, वो फॉर्मूला किस बारे में बात कर रहा है उससे मैच करना है। सो फर्स्ट इज क्रूड बर्थ रेट। क्रूड बर्थ रेट इज सिंपली कितने बर्थ्स हुए हैं इन द पॉपुलेशन इन टोटालिटी। तो बी स्टैंड्स फॉर बर्थ, साफ साफ दिख रहा है वो हमें। बी स्टैंड्स फॉर बर्थ दिख रहा है, तो ए और वन। अब बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं है बेटा, क्योंकि ये जो आपका एफ है ये फर्टिलिटी रेट के लिए स्टैंड होता है, आई एक एज ग्रुप के लिए होता है। क्रूड बर्थ रेट इज इस एक टाइम फ्रेम में कितने बर्थ हुए हैं इन द करंट पॉपुलेशन, तो ए सिंपली वन। सो थोड़ा नीट कर लेते हैं इसको। वी नो ए इज मैप्ड टू वन, तो ए वन दो ऑप्शंस में है, तो बाकी दो एलिमिनेट हो गई। देखो ए वन है, बी थ्री दोनों में है, तो बी को तो देखने की जरूरत ही नहीं है, सी पे चलते हैं। सी से टोटल फर्टिलिटी रेट, तो जो टोटल फर्टिलिटी रेट होता है, व्हाट, टोटल फर्टिलिटी रेट का मतलब क्या है। पहली बात, टोटल वर्ड से आपको दिख जाना चाहिए कि जो समेशन वाला ऑप्शन है वो मार्क होगा। बेसिकली एक एज ग्रुप के कितने बर्थ हुए हैं फ्रॉम द पॉपुलेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर एज, मतलब आई स्टैंड्स फॉर लेट्स से 20। तो 20 ईयर्स की पॉपुलेशन में से फर्टाइल, जो फर्टाइल पॉपुलेशन है 20 ईयर्स की, उसमें उस एज ग्रुप के कितने बर्थ्स हुए हैं। और अगर मैं ये समेशन ले लूं अक्रॉस ऑल एजेस, तो मिलनी क्या टोटल फर्टिलिटी रेट, तो मुझे पता है सी इज फोर। तो ऑप्शन नंबर फोर मुझे दिख रहा है आंसर, पर हम बाकी ऑप्शंस भी डिस्कस कर लेते हैं। वाई इज बी थ्री, क्योंकि एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट बी दिखा रहा है, आई इज फॉर वन एज। तो इस एज में जितने बर्थ्स होते हैं ओवर द पॉपुलेशन विच इज इन द फर्टिलिटी रेंज, जो वुमेन उस रेंज में फॉल करती हैं, दैट इज गिविंग यू योर एज स्पेसिफिक fertility rate. And so F stands here for female, ठीक है। जनरल फर्टिलिटी रेट मतलब बर्थ ओवर इन फीमेल पॉपुलेशन, ये जनरल बात है, तो D2। ठीक है। माई लार्जर पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, फॉर्मूलाज आप लोग याद कर सकते हो, मेन टेक अवे इज, अगर क्वेश्चन के बारे में कुछ नहीं भी पता है, थोड़ी कॉमन सेंस से सॉल्व हो सकता है। दिख रहा है बर्थ रेट में एफ का, यू जस्ट हैव टू कैलकुलेट पॉपुलेशन में कितने बर्थ्स हैं, पर जैसे ही टोटल
एज स्पेसिफिक आ रहे हैं, तो हमें पता है कि कुछ ना कुछ सब्सक्रिप्ट होगा, तो ऐसे भी सोचना। फोर्थ ऑप्शन इज योर आंसर। इन लाइफ टेबल व्हाट डज नॉट फॉल। सो बेटा, लाइफ टेबल एक ऐसी टेबल होती है जो मोर्टालिटी रेट के बारे में बात करती है, जिसमें ऐसे कॉलम्स होते हैं कि हाउ मेनी पीपल डाई, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। सो इसके अराउंड ये टेबल बनती है, और उसके कुछ ट्रू एंड फॉल्स हैं। ये तो आपको थोड़ा टॉपिक खुद ही पढ़ना पड़ेगा पूरा। लाइफ टेबल के बारे में 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे, और उससे आपके लाइफ टेबल के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन इस पे टफ नहीं आता। देर आर 8 columns in life table, yes. It tells age specific mortality rate, yes. Age specific birth rate can be derived from a life table, no. Age specific life expectancy can be calculated, yes. इसमें एलिमिनेशन तभी हो सकता है जब आपको इस टेबल के बारे में आइडिया हो। आप ऐसे सोच सकते हो कि मोर्टालिटी लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बातें ये करता है, तो बर्थ रेट के बारे में कोई बात नहीं करता, तो वही हमारा आंसर है। एंड आई हैव क्रिएटेड सम मटेरियल फॉर यू इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑन लाइफ टेबल। ये मटेरियल काफी इनफ है आपके नेट को लेके। एक डेमोग्राफिक टूल है जो हमें ये तीनों चीजें बताता है, हर एज में कितने लोग सरवाइव करते हैं। जैसे मान लो 50 लोग इस साल हैं, और उसमें से कितने सरवाइव करे उस ईयर में, ये वो बताएगा। अगर एक एज में कितने लोग पास अवे होते हैं, उस बेसिस पे ये प्रोबेबिलिटी निकालता है कैलकुलेट करने की। और हर एज में कितनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो भी कैलकुलेट करता है, तो एक तरह से मोर्टालिटी पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन बताता है। ये रहे 8 कॉलम्स। एज, number of people who survive, number of people who pass away, passing away probability, people who lived of a specific age group, total person year remaining, कितने साल उस एज ग्रुप के हैं, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट एज एक्स। सो ये जो सारा एक्स है ना, ये एज रिप्रेजेंट करता है। तो कुछ लोग पूछ सकते हैं कि एज स्पेसिफिक लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो नहीं दे रहा, बट दे नहीं रहा, पर कैलकुलेट कर सकते हो बाय डूइंग dx, नंबर ऑफ पीपल डाइंग अपॉन नंबर ऑफ पीपल हु लिव्ड, इससे mx आता है। इतना डिटेल भी करने की जरूरत नहीं है, बस ये समझ लो कि बर्थ रेट की बात तो नहीं करता, इट ऑलवेज टॉक्स अबाउट पीपल हु सर्वाइव, पीपल हु पास अवे, पीपल हु हाउ मच एक्सपेक्टेशन वी हैव दैट दे विल सर्वाइव। इन सारी चीजों के अराउंड लाइफ टेबल है। ये बात याद कर लो कि 8 कॉलम्स तो होते ही हैं, बहुत है इस क्वेश्चन के लिए। सो यहाँ आंसर था थर्ड। Arrange the following demographic phases as per C.R. Blackard's theory of population. तो एक बात ध्यान रखना कि पॉपुलेशन थ्योरी डेवलपमेंट का काफी फेवरेट टॉपिक है। एंड दिस यू वैसे कम्स इन द इन्वायरमेंट इकोनॉमिक्स, बट कई बार ये डेवलपमेंट के अंडर भी आ सकता है, सो आई हैव पुट इट हियर। सो ब्लैकर की थ्योरी जो थी, उसका सिंपल फंडा ये था कि इनिशियली 1947 में आई थी ये। इनिशियली बहुत ज्यादा हाई डेथ भी होती है और हाई बर्थ भी होता है, तो पॉपुलेशन मोर और लेस स्टेशनरी रहती है। तो लेट्स से इतनी पॉपुलेशन है, लगभग इतनी रहती है। एडवांसमेंट्स होती हैं इकोनॉमी में, मोर्टालिटी रेट गिर जाता है, इसलिए बर्थ रेट को कुछ नहीं होता, लेकिन जितने लोग पास अवे हो रहे हैं वो बेटर हो जाता है, नंबर कम हो जाता है, तो इवेंचुअली पॉपुलेशन बढ़ती है। पॉपुलेशन बढ़ने के बाद लोगों को रियलाइज होता है कि बर्थ रेट कम होना चाहिए, और लोग पढ़ लिख लेते हैं, फैमिली प्लानिंग की वैल्यू समझ आ जाती है, तो बर्थ रेट बहुत कम होने लग जाते हैं। डेथ रेट तो कम हुआ है, बर्थ रेट उससे भी ज्यादा गिर जाता है, तो ओवरऑल पॉपुलेशन गिरने लग जाती है। ये उसकी स्टेजेस थी। अब इन स्टेजेस को उसने बोला है कि इस ऑर्डर में मार्क करो। तो लो मोर्टालिटी एक्सीडिंग एंड डेथ एक्सीडिंग बर्थ रेट, ये मैंने आपको बताया है थर्ड फेज में होता है। सॉरी, नॉट थर्ड, वेट, फर्स्ट फेज को ढूंढते हैं पहले। लो बर्थ रेट बैलेंस्ड बाय इक्वल मोर्टालिटी, बैलेंस नहीं होता फर्स्ट में। हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट, दोनों, हाई बर्थ भी है हाई डेथ भी है, सिंपली ये आपका फर्स्ट होगा। ठीक है। एलिमिनेशन मैं इस क्वेश्चन में नहीं सिखा रही, हर क्वेश्चन में सिखाती हूँ, यहाँ थोड़ा कॉन्सेप्ट पे फोकस कर रही हूँ। फिर फिर क्या होता है, आपकी
मोर्टालिटी गिरने लग जाती है और बर्थ रेट थोड़ा सा कम होने लग जाता है। तो ये होगा मोर्टालिटी, डिक्रीजिंग मोर्टालिटी इज बी। तो सी, देन बी इज सेकंड। मोर्टालिटी तो लो है ही, पर अब डेथ को भी एक्सीड कर रही है। लो बर्थ रेट बैलेंस बाय इक्वली लो मोर्टालिटी, so ए विल बी थर्ड, क्योंकि लो मोर्टालिटी डेथ को एक्सीड कर रही है, एंड इवेंचुअली लो बर्थ रेट एंड लो मोर्टालिटी भी बैलेंस हो रहे हैं, ये फोर्थ है। सो एनी ऑप्शन विच हैज सी, देन बी, देन डी, देन ए। तो सेकेंड ऑप्शन इज योर आंसर। ठीक है, ये एक टेबल बनाई है, आप भी देख लीजिएगा। डेमोग्राफिक डिविडेंड रिलेट्स टू विच एस्पेक्ट ऑफ पॉपुलेशन? डेमोग्राफिक डिविडेंड ये बात करता है कि कितने लोग एक पॉपुलेशन में काम करने के लायक हैं। दैट्स योर फोर्थ ऑप्शन है। बाकी सबसे इसका कोई मतलब नहीं है। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। Big push theory considered a process of development that essentially depends on। बिग पुश थ्योरी आपके एक इकोनॉमिस्ट ने दी थी। ये इंपॉर्टेंट थ्योरी है, इसको पढ़ लेना थोड़ा सा। मैं नाम बता देती हूँ, रोसेनस्टीन रॉडन। इसने ये बोला था कि जो लो लेवल डेवलपिंग इकोनॉमीज होती हैं वो एक लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप में अटक जाती हैं। ना ज्यादा खर्च, ना ज्यादा डिमांड है, ज्यादा डिमांड नहीं है तो प्रोडक्शन नहीं है, प्रोडक्शन नहीं है तो लोगों के पास पैसे नहीं है, और यही चलता रहता है। एक ट्रैप है बेसिकली। इस ट्रैप से निकलने के लिए एक्सटर्नली एक बहुत बड़ा पुश लाना पड़ता है किसी बड़ी पॉलिसी का। इस बारे में बात करी थी इन्होंने। तो डेफिनेटली अगर हमें इसका एक बेसिक आइडिया भी हो तो हमें ये साफ साफ दिख रहा है कि सेकंड ऑप्शन तो आंसर नहीं है, क्योंकि फ्री विल से ही कुछ नहीं हो पा रहा है। डेमोक्रेसी की कोई बात है ही नहीं, प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट्स की कोई बात है ही नहीं, बट ये सब कुछ करने के लिए पीछे प्लानिंग लगती है ना। तो आंसर इज दिस वन। आइडेंटिफाई द क्रोनोलॉजी ऑफ थियरीज इन पॉपुलेशन एज डेवलप्ड बाय द फॉलोइंग। तो इसमें आपका सबसे पहले जो है, पहले कार्ल मैक्स के बारे में बात करते हैं। इसने कैपिटलिज्म के बारे में बात करी थी। प्लीज इनको गूगल करके पढ़ लेना। कैपिटलिज्म पे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं कार्ल मैक्स के। 1867 में दी थी। एडविन कैनन ने 1924 में पॉपुलेशन थ्योरी दी थी, ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। मैल्थूस ने 1798 में क्लासिकल थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन दी थी। इन सबकी डिटेलिंग कुछ ज्यादा, दे आर नॉट वेरी ट्रिकी। आई जस्ट कैन टेल यू दैट एडविन बिल्ट ऑन मैथ्यूज, एंड उसके बाद ब्लैकर मैंने आपको 1947 ऊपर बताया है। तो ब्लैकर काफी लेटेस्ट है। तो एंड सबसे पहला 1800 1700s का मैथ्यूज। तो सी, योर थर्ड ऑप्शन इज योर आंसर। बट आइडियली पता है क्या होना चाहिए? आई टेल यू, सी, देन ए, देन बी एंड डी। लेकिन वो ऑप्शन कहीं है ही नहीं। थर्ड ऑप्शन सबसे क्लियर है, नियरेस्ट, तो हम इसलिए थर्ड मार्क करेंगे। अरेंज द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये सारी डेवलपमेंट थियोरीज की जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है ना, उन थियोरीज अगर हमें पता होंगी तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है। प्रिमिस सोशल एक्यूमुलेशन जो है, ये 1920 में आया था कॉन्सेप्ट। डेवलपमेंट बाय डिस्पोजेशन का जो कॉन्सेप्ट था, ये 1996 में आया था। एक्यूमुलेशन बाय डिस्पोजेशन आपका बहुत 2003 में हार्वे ने दिया था। इसने मार्क्स की थ्योरी पे बिल्ड किया था। ये पॉइंटर्स अगर आप थोड़ा गूगल करके पढ़े तो बहुत हेल्पफुल रहेगा। प्रिमिटिव कैपिटल एक्यूमुलेशन का जो कॉन्सेप्ट है, ये आपके मार्क्स ने दिया था 1867 में। एंड कैपिटलिज्म, कैपिटलिस्ट कार्ल मैक्स 19th सेंचुरी, तो बिठा लो मन में। नाइफ एट स्टेबिलिटी हैरिड ने दिया था 1939। तो अगर आपको एक भी पता हो, ये साफ साफ अगर आपको पता हो, देन यू नो दैट सबसे लेटेस्ट हार्वे है। तो जो ऑप्शन सी है वो लास्ट है।
एंड 1867 मार्क्स बहुत पहले आ गया था, तो ये ऑप्शन साफ साफ आंसर है। सब कुछ ना भी पता हो तब भी हो जाता। रेस्ट इन 1920 1996 इनमें कोई लॉजिक नहीं है, इनके इकोनॉमिस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। Just Google them, have a brief idea, add it in your notes and move on. Because कितना you can't mug up everything. You just have to be smart. On an average questions उससे निकल जाते हैं, जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन हमें क्रैक करना है। Endogenous growth theory has been developed by, देखो, give me some, I need some page, yeah. So exogenous theories and endogenous में फर्क क्या होता है? एक्सोजेनस होती हैं, एग्जाम्पल से बताती हूँ। सोलो मॉडल एक एक्सोजेनस ग्रोथ थ्योरी है। मैं ये नहीं कह रही सोलो और एक्सोजेनस आर वन नेम ऑफ अनदर। बहुत सारी ग्रोथ थ्योरीज एक्सोजेनस हैं, सोलो बीइंग वन ऑफ देम। सोलो की थ्योरी में सेविंग्स रेट बाहर से गिवन होता है, मॉडल के अंदर डिटरमाइन नहीं हो रहा होता है। सेविंग रेट ही ग्रोथ तय करती है। तो बेसिकली जो फैक्टर ग्रोथ डिटरमाइन कर रहा है अगर वो गिवन हो तो थियरी एक्सोजेनस होती है। एक्सोजेनस मतलब गिवन। एंडोजेनस वो थियरीज होती हैं जहां पे फैक्टर्स जो ग्रोथ को डिटरमाइन कर रहे हैं वो अब मॉडल में ही डिटरमाइन हो रहे हो और चेंज हो रहे हो। मॉडल में ही, और मॉडल में जो चीज डिटरमाइन होती है वो उसको हम बोलते हैं एंडोजेनस। सुना है आपने ये कि प्राइस एंड डिमांड में प्राइस एंड क्वांटिटी ये एंडोजेनस वेरिएबल्स होते हैं, बट ये बात कि डिमांड और सप्लाई ऐसे बने हुए हैं ये बात एक्सोजेनसली गिवन है। तो ये रखते हुए अगर आपको इन सारी, तो सोलो तो वैसे ही हट गया और मैंने आपको जिस एग्जांपल से समझाया एक्सोजेनस है। जिस ऑप्शन में डी नहीं है वो काट दो। देखो इन्होंने डी डाला ही नहीं है बिकॉज दे न्यू, सबको सोलो पता होता है। एरो जो है ये एक बहुत फेमस एंडोजेनस ग्रोथ थ्योरी का इकोनॉमिस्ट है। एंड यू शुड नो दिस वन टर्म इन फ्रंट ऑफ हिज नेम, लर्निंग बाय डूइंग। 1967 में दिया था इसने, ये 1962 सॉरी। एंड इसने ये बोला था कि टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस एंडोजेनस होती है। मतलब टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस आप सीखते सीखते और जब करते जाते हो आपकी प्रोग्रेस बढ़ती है और इससे ग्रोथ होती है। तो ग्रोथ टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस से डिटरमाइन हो रही है जो कि मॉडल में भी लर्न करते करते बढ़ रही है। तो एरो आंसर होगा। तो थर्ड ऑप्शन एलिमिनेट हो गया क्योंकि उसमें एरो नहीं है। जो बैरो था इसने भी, ये इतना फेमस नहीं है बट आई विल स्टिल टेल यू बिकॉज वी आर स्टडीइंग। इसने गवर्नमेंट स्पेंडिंग को बोला था कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंडोजेनस होती है और उससे ग्रोथ होती है। तो इन केस गवर्नमेंट स्पेंडिंग से रिलेटेड एंडोजेनस ग्रोथ आए और बैरो ऑप्शंस में हो देन आपको इस डायरेक्शन में सोचना है। रोमर ने नॉलेज स्पिल ओवर की बात करी थी कि नॉलेज फैलती जाती है इकोनॉमी में, एक को कुछ पता चलता है दूसरे को पता चलता है, तो इस वजह से ग्रोथ नॉलेज पे डिटरमाइन करती है, आइडियाज का स्पिल ओवर होता है और इससे ग्रोथ होती है। और ये अपने आप में इंडोजिनस है। तो रोमर भी एक इंडोजिनस ग्रोथ थ्योरी के इकोनॉमिस्ट हैं। 1986 वाज हिज ईयर। ये इंपॉर्टेंट है दोनों इसलिए मैं इनकी डिटेल्स बता रही हूँ, एरो और रोमर। मैनक्यू वाज अगेन एक उस एंडोजिनस, उसने सोलो पे ही अपना एक्सटेंशन बिल्ड करा था। तो ए बी एंड सी आर आर आंसर्स, फोर्थ ऑप्शन। Thank you. I hope this was helpful. And I'm repeating again, whatever theories we have discussed, these lectures are good for a revision of past years, but you should also Google them and know everything about a theory. अगर मैंने यहाँ पर बोला है नाइफेट स्टेबिलिटी, इसका मतलब ये है आपको हैरिट के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, आप खुद नोट्स बनाओ। अगर मैंने प्रिमिटिव कैपिटल एक्यूमुलेशन मार्क्स 1867 लिया है इसका मतलब है कि आपको मार्क्स की थ्योरी अच्छे से किसी सोर्स से पढ़नी है। आई होप दिस वाज हेल्पफुल। थैंक यू।